चलें ठीक है। आप बताएं ये वन यूएसडीटी में देखता हूँ अगर ये क्यू कॉइन के ऊपर है कि नहीं, वरना फिर बाइनेंस पे ट्रांसफर करता हूँ। नहीं नहीं, होगा उस पे। होगा। वन लिखे ना, ONE 1। उसामा भाई, जो आपके पास $1000 का फंड पड़ा हुआ है, क्या वो स्टेबल में पड़ा हुआ है या आपने उसको किसी ट्रेड में लगाया हुआ है? नहीं, वो यूएसडीटी में लेकर रखा हुआ है मैंने। यानी कि यूएसडीटी में स्टेबल पड़ा हुआ आपके पास, तो जी। ठीक है। लाजमी नहीं कि आपके लिए हम वन ही चूज करें, कोई और भी कर सकते हैं, बेफिक्र रहो। ये हर बंदे के मार्जिन के हिसाब से इंशाल्लाह एक प्लान बनता है और उसी हिसाब से तरतीब होती है। अगर एक को वन क्वीन दे रहे हैं लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को लेकर दे दें। लकीर का फकीर तो ना हमने बनाना है। सही सही इंशाल्लाह। जो हम एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको अगर डाला है, अगर इसमें लेकर आए हैं कि हम आपको ट्रेड करवाते हैं, तो उसका मकसद यही है कि हम आपको आपके मार्जिन के हिसाब से डिवाइडिंग करके दें चीजों की। सही रही भाई। तैमूर भाई की तरफ से मैसेज नहीं आया अभी तक, पता नहीं वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। भाई आप बता देना कोई कोइन पे जो आपका आपके पास है उधर, कोई फ्रंट पे कोई छोटा सा कॉइन है, आप मुझे बताएं। टाइम काफी निकला जा रहा है, तो कोई नहीं आता तो कोई मसला नहीं, भैया आप तो करें ना। नहीं नहीं यार, हमने वेट करना ही नहीं है। ये कौन सी क्लास हो रही है? ठीक है, हाँ। जो आ गया सिंसियर अपने साथ वो आ जाए। अभी मुझसे तकरीबन 3-4 बंदों ने आना था वो मीटिंग करने के लिए, मैंने उनको होल्ड किया। मैंने कहा यार वो स्टूडेंट्स को क्लास से नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर लो, तो आप 10 बजे के बाद आप आ जाना। आया कोई नजर में कि नहीं भाई? यार आप ऐसा करो कि एल्गो को ओपन करो ना, ये तैमूर भाई के लिए तो ओपन करो, साथ में इनके लिए भी करो, क्या नाम है, उसामा भाई के लिए भी एल्गो को ओपन करो। एक मिनट। तेलुगु में तो वो आपने ड्राइंग ही बहुत की है ये यार। आप अब दूसरा निकाल लो ना, वहां से चार्ट में जाके कोई और फ्रेम निकाल लो एल्गो का, इसको अब छोड़ दो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव नहीं करना, क्यों? कंट्रोल Z कर दो अब। अल्लाह के बंदे, सारी मेहनत जाया हो जानी है। इसको सेव कर दो। हाँ, अब वो चार्ट पे जाकर कोई और ओपन कर लो। चार्ट पे जाओ ना, एल्गो का ही पेयर ओपन कर लो। एक मिनट एक। हाँ ठीक है, ये होगा ना ओपन, आप उसको बंद कर दो जरा। वो बंद ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि खुरम भाई ने अभी नहीं दिया, अभी हम करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। आप अपना फंड यहाँ पे बता दो कितने हैं आपके पास जिसकी आपने ट्रेड लेनी है। तो ये भाई मेरे पास 86 जो है ना USDT पड़ेगा। ठीक है, ये एल्गो का आप भी फिर इसको चूज करो, ठीक है ना। आप यूं समझो कि आपने कम से कम $50 लेने हैं एल्गो के लिए, और जाहिद भाई आपने पूरे 30 ही लगाने हैं इसमें, आपका फंड कम है इसलिए आपने 30 इसमें लगाने हैं एल्गो में। पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ जो आपके सेलिंग वाले पॉइंट होंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन BTC की मूवमेंट भी देख रहा हूँ। बीटीसी की मूवमेंट करेक्शन में है, वो डाउन ट्रेंड में नहीं है। यार ये वो किसकी आ रही है, ये बंद कर दे मेहरबानी है, जिसकी भी आ रही है पीछे से। इसको चार्ट को ना डबल क्लिक करके तो बड़ा करो। एक मिनट।
इंडिकेटर को मैं कह रहा हूँ, इंडिकेटर को आप खत्म कर दो, इंडिकेटर नीचे हाइड कर दो ना आप, ऊपर चार्ट के ऊपर क्लिक करके उसको डबल क्लिक कर दो। हाँ यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक कर दो, सो चार्ट ओपन हो जाएगा, इंडिकेटर हाइड हो जाएंगे। चार्ट बड़ा कर दो ना डबल क्लिक करके। हाँ बस ठीक है। अभी आप ऐसा करो कि ये कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है? ये वहां से नहीं आएगा, ये टाइम फ्रेम पहले चेक करो ये कौन सा लगा हुआ है। हाँ ये तो छोटा टाइम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ो आप, उसमें देखो क्या आ रही है। अच्छा यहाँ भी मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये बहुत मैटर करता है आपकी ट्रेड के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने 4 घंटे की कैंडल को देख के तो ट्रेड ली होती है, उसके मुताबिक तो हमारी ट्रेड बिल्कुल दुरुस्त जा रही होती है हमारे टारगेट पॉइंट की तरफ, लेकिन एकदम से वो रिवर्स कर जाती है, पलटी खा जाती है। उसका रीजन क्या बनता है? सारी जो गेम का पासा पलटता है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 घंटे से पीछे पीछे आगे लगाने के 2 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर, 30 मिनट में, 15 मिनट में, वहां पे टाइम का ना अच्छा खासा बूम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैंडल आपके ऑपोजिट चले जाती है कि 4 घंटे का वेट करना, 4 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इंसान कहाँ से कहाँ पे चला जाता है अगर बंदा सफर भी करे तो। इसलिए टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अभी यहाँ पे 30 मिनट का हम टाइम फ्रेम को चेक कर रहे हैं, और इसमें आप देखो जी कि जो ट्रेंड है ना, वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल अप ट्रेंड की तरफ है। हैदर भाई, ये फिबोनाची का टूल जो है ना, इसको पहले आप बंद कर दो, इसको हटा दो, खत्म कर दो जरा। हाँ जी, ये देखिए जी, अभी बिल्कुल आपके सामने सादा सा चार्ट है। आप ऐसा करो, मैं यहाँ इधर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये मेरे वाला अकाउंट ओपन किया हुआ ना आपने? हाँ जी। चलो मैं यहाँ इधर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप वहां से स्टॉप कर दो, मैं यहाँ से उनको समझाता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी हम इसको रिकवर कर लें, इनको ट्रेड ले दें। यहाँ पे देखिएगा मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? जी हो होगी। गई है। जी ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, ये लीजिए मैं चार्ट पे आता हूँ। ये जो चीज होती है ना टाइम फ्रेम वाली, ये समझे आपके आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप हो इंट्राडे ट्रेडर, यार वहां से आप बंद कर दो वो मेरे वाला अकाउंट हैदर भाई, और अपने वाला लॉगिन कर लो, ये फिर यहाँ से सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वहां से वो कर दो इसको। टाइम फ्रेम जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है हमेशा जब आपने शॉर्ट ट्रेड करनी होती है। शॉर्ट ट्रेड से मुराद ये नहीं कि वो फ्यूचर वाली शॉर्ट ट्रेड से हम ये चीज मुराद ले रहे हैं कि आपने कम टाइम के लिए अपनी ट्रेड लेनी है, आपने एक टाइम फिक्स किया और उसके अंदर आप क्या करते हो कि प्रॉफिट लेकर आप बाहर आ जाते हो। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके लिए आपका टाइम फ्रेम कौन सा बेहतर हो सकता है? तो मैक्सिमम आप इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो टाइम को चेक करते हो 30 मिनट और 1 घंटे तक जाते हो, वहां से आपकी मूवमेंट आपको नजर आ रही होती है कि कहाँ कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ओवरसोल्ड हो रहा है, कहाँ पे ओवरबॉट हो रहा है। हमेशा जब चीज ओवरसोल्ड हो जाती है ना, तो वहां पे एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसा जोन आता है, एक ऐसी लिमिट आती है प्राइस की कि लोग वहां से उसकी बाइंग शुरू कर देते हैं। और जब बाइंग होती 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 एक ऐसे पॉइंट पर जाती है जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, डिमांड जोन नहीं बोलते, यानी कि वो सप्लाई जोन आ जाता है, वहां से लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां से सेलिंग शुरू हो जाती है। तो वो हमें किस तरह से पता चलती है मूवमेंट, वो हम इंडिकेटर के थ्रू देखते हैं, वो भी आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ कि इंडिकेटर की मदद से हम कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके। जिस टाइम फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो उसके बाद आपने उसी पे फोकस करना है, उसके मुताबिक आपने एक्शन लेना।
ये नहीं कि आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 30 मिनट का सेलेक्ट कर लिया। जो ड्राइंग मैं यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के अंदर इस जगह पे करूंगा, जो भी करूंगा अपना एनालिसिस करूंगा किसी भी तरह का, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको मैं कर दूं जी 4 घंटे के ऊपर भी, उसको मैं डे की कैंडल पे भी कर दूं और उसको मैं 1 घंटे कैंडल पे कर दूं। हम मूवमेंट जरूर देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे कि क्या हो रही है मूवमेंट वन डे के अंदर, आवाज ओवरसोल्ड मुझे है सही या आ रही, क्या आप लोगों को भी नहीं सही आ रही? सबको सही नहीं आ रही। हाँ यार, आवाज नहीं सही आ रही। अभी ठीक है? जी अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। या ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है? अच्छा है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जब भी आपने किसी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना होता है तो उसके बाद आपने उस ड्राइंग को या उस एनालिसिस को उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में नहीं देखना होता। आप सिर्फ मूवमेंट देखते हो जाके कि उस टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हो रही है, कि उस टाइम फ्रेम के अंदर चीज ओवरबॉट हुई है या ओवरसोल्ड हुई है। ये जस्ट आपने चेक करना होता है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर मैं अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करता तो नेक्स्ट मुझे जो एंट्री है वो मिल सकती है डिप में, यानी कि डीसीए करने के लिए, या मुझे नहीं मिल सकती और वहां से वो ओवरसोल्ड हो जाए, ओवरबोट की तरफ जाएगी, सोल्ड हो चुकी है, बाइंग शुरू हो जाएगी और उसकी प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जस्ट आपने चेक करना होता है, इसके अलावा आपने ड्राइंग को वहां पे चिस्पा नहीं करना होता, वहां पे फिट नहीं करना होता। अब अगर आप हो इंट्राडे ट्रेडर, मतलब कि आप चलते हो 1 दिन को लेकर, आप चलते हो 2 दिन को लेकर, तो तब आपके लिए जो टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है ना क्विकली प्रॉफिट बुक करने के लिए, वो 30 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, ये जो छोटे टाइम फ्रेम है ना ये इनफ है। कभी कभार ऐसा भी होता है 4 घंटे भी आपके लिए कुछ कारआमद हो जाते हैं, लेकिन कुछ सूरतों में होते हैं, अदरवाइज आप मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। अभी यहाँ पे आप देखो जी, मैंने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है वो है जी 30 मिनट का। ओके जी। अब इसके अंदर आप एक चीज देख सकते हो कि जो मुझे मूवमेंट मिल रही है वो मुझे मिल रही है जी अप ट्रेंड की 30 मिनट के अंदर। मुझे किस तरह से पता चला जी अप ट्रेंड की मूवमेंट है? मैं देखूंगा कि मेरा जो सेशन स्टार्ट हुआ है 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से, अगर इस जगह पे मैं आता हूं, आप देख सकें, आज डेट है और टाइम है 29 जनवरी, 9:26 का आज टाइम है, और जो मेरा टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है इसका टाइम जोन वो मैंने पाकिस्तान के हिसाब से ही किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपका यहाँ पे यूटीसी 0 हो या कुछ और टाइम हो, लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने टाइम की। एक्सचेंज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम आपका +8 में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे करंटली जो है ना टाइम से ये 5 घंटे के डिफरेंस से टाइम चलेगा, लेकिन मुझे अपने टाइम के हिसाब से चलना है, वो मैं देखूंगा। मैं जाऊंगा +5 पे जो हमारा ऑफिशियल टाइम है, जैसे यहाँ पे कराची का आ रहा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरे टाइम जोन के मुताबिक अब ये ट्रेड आएगी मुझे परफेक्टली नजर। अगर यहाँ पे मैं एक चीज के ऊपर फोकस करूँ तो हमेशा मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी अप ट्रेंड आता है तो वो हायर हायर बनाता जाता है, यानी कि एक हाई से दूसरा आगे वाला हाई बनाएगा, हायर हाई जाएगा उसका। वो किस तरह से, यहाँ पे आप देखो कि पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे जी कि जो आज की हमारी कैंडल स्टार्ट हुई है वो किस तरह से हुई है। मैं टाइम फ्रेम को चेक करता हूँ, ये जी है 28 तारीख, आपको नजर आ रहा होगा जो वर्टिकल लाइन के नीचे है, 28 जनवरी 2020, 2 बजे का टाइम है, यानी कि कल दोपहर 2 बजे का टाइम है। यहां से कैंडल जो स्टार्ट हुई है वो अप ट्रेंड की तरफ हुई है। अगर हम उससे पीछे भी देखें, इस वाली साइड से भी 27 जनवरी शाम 7:30 का जो टाइम है वहां से भी हम देखें तो मार्केट उस टाइम से ऊपर की तरफ जा रही है ना, हायर हाई बनाते हुए। आप ये देखें, ये इसका लो था, ये वाला पॉइंट, इस जगह पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद इस हाई से ऊपर एक हाई बना, यानी कि हायर हाई हो गया ये वाला। अब थोड़ी सी फिर नीचे की मूवमेंट हुई है, नीचे बनेगा हायर लो और ऊपर बनेगा हायर हाई। यहां पे मैं लिख देता हूं हायर हाई।
ये इसका बना था लोअर हाई, यहां से मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ गई और यहां से इसका बन गया हायर हाई, एच और एच, हायर हाई। ठीक है जी। इसकी बनिस्बत आगे वाला इस कैंडल से ऊपर बना, सेम इसकी बनिस्बत ये वाला ऊपर बना और सेम इसकी बनिस्बत ये वाला ऊपर बना। कोई चीज समझ में आ रही है? इसी तरह जो नीचे है यहाँ पे आप देखो लोअर हाई, उसके बाद इससे ये ऊपर बना है, उसके बाद ये इससे ऊपर बना है और उसके बाद ये इसका ऊपर था। तो ये आपको एक चैनल नजर आ गया, ये वाला जहां से अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, या अभी मैं लाइन लगाऊंगा ट्रेंड लाइन, लेकिन जस्ट आपको एक ड्राइंग के तौर पे बता रहा हूँ कि ये देखें आपको एक मूवमेंट मिल गई या अप ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ पिछले 3 दिनों से। क्लियर हुई है यहाँ पे एक जी चीज? जी जी, मिल ओके हो गया है? गई। अब इसको मैं जी करता हूँ क्लियर। अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगाना चाहूं तो मैंने ट्रेंड लाइन लगाने का आपको एक उसूल बताया है कि जब हम लगाते हैं अप ट्रेंड के लिए लाइन को, ट्रेंड लाइन से हमेशा या तो अप में लगती है या डाउन में लगती है। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी ट्रेंड लाइन लगेगी, मार्केट नीचे आ रही है तब भी ट्रेंड लाइन लगेगी। लेकिन जब ट्रेंड हमारा साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होने की वजह से हमारे पास जो चीज आएगी वो होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो एक जोन बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एक पैरेलल चैनल को अगर मैं करता हूं इस जगह पे ड्रा, हम यहाँ पे लेते हैं जी ये पैरेलल चैनल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एक जोन को मैं पकड़ लेता हूँ इस वाली एरिया से, ये इस कैंडल का, ये इस कैंडल का जी, और इस जगह पे ये वाला जो जोन है इस जगह पे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ जहाँ पे इसकी नीचे वाली कैंडल आ रही है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो इसको हम थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो एक जोन आपको क्रिएट हुआ नजर आ रहा है ना, कि जिसके बीच में कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये हमारे लिए एक साइडवेज बन रहा है। बेसिकली तो ये अप ट्रेंड ही है कि ये मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम पीछे भी देखें, अगर इस वाले जोन से भी हम देखें 24 जनवरी से, तो ये सेम ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पीछे वाले को देख लो, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक कैंडल को मैंने यहां से लिया नीचे से जो मैंने जोड़ा, उसके बाद इसका मैंने ये वाला टच कर दिया, ये यहाँ पे लगा दिया। ओके जी। ये पीछे वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये उसके हिसाब से आगे जा रही है। सेम लाइक मैंने ऊपर वाली जो जोन है उसको मैंने पकड़ा, उसके टॉप को इस जगह से, और यहां पे मैंने लगा दिया। पीछे से ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ, और जब जी मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, थोड़ा सा आगे, मतलब कि दो तीन दिन पीछे और मैं अगर आ जाता हूँ, वो तो हम 4-5 दिन पीछे चले गए ना, इस तरफ भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक जोन बन रहा है। आप ये चेक करो कि ये इसका लो है और यहां से इसको सपोर्ट दे रहा है, ये ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है ना नीचे वाला, वो देखो कैंडल वहीं पे आ रही है, वहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है इसकी। सेम अगर मैं वही एक और मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ और ऊपर की तरफ लगाता हूँ, यानी कि हायर हाई की तरफ मैं लगाता हूँ, तो वो देखो जी आपको ये चीज नजर आ रही है, एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। ये हो गया आपकी ट्रेंड लाइंस। मतलब कि यहाँ पे ये मूवमेंट देगा, इसको यहाँ से टच करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, पॉसिबल है जी कि यहाँ से ये टच करके उसकी रिस्पेक्ट करे ट्रेंड लाइन की एज अ रेजिस्टेंस, और फिर नीचे ये बूम कर दे। और ये भी मुमकिन है कि इसको ये क्रॉस करके ये ऊपर वाली फिर ट्रेंड लाइन की तरफ जाए, फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर वाली की तरफ जाए। अब ये कब तक अपना ट्रेंड बरकरार रख सकता है ये हम देखेंगे। जो इसका अप ट्रेंड चल रहा है ना, ये कब तक बरकरार रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची का टूल। फिबोनाची का टूल होता क्या है कि वो आपको मार्केट के एक पॉइंट बताता है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि हमेशा ट्रेंड जो होता है ना, या मार्केट की मूवमेंट है, वो इस तरह से नहीं जाती। ये ऊपर गई एकदम से नीचे आई, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, ऐसे नहीं जाती मार्केट। मार्केट हमेशा इस तरह बाउंस करती जाती है, सीढ़ियां चढ़ के जाती है, ऊपर गई थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर गई, यानी कि पीछे वाले हाई से फिर उसने हाई बनाना है, फिर नीचे आई, और जो पीछे वाला उसका लो होगा उससे वो हाई होगा, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, पीछे वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और जो पीछे वाला लो होगा उससे थोड़ा सा नीचे रहेगी। तो ये आपका एक ट्रेंड बन जाएगा, अब ट्रेंड का ये चैनल बन जाएगा। अगर इस चीज को आप देखो इस ट्रेंड लाइन के इसके अंदर,
जो मैंने अभी आपको ये ड्राइंग का मैंने बताया है, और आपको ये ट्रेंड लाइंस के अंदर एक चैनल बनता नजर आया है, तो क्या ऐसे ही यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई? ये देखें जी, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। इस तरह करते करते मार्केट मूवमेंट देखें ऊपर नीचे की आपको दे रही है, ऐसे करते ऐसे ही आ रहा है ना चीज। ऐसे तो नहीं ना हो रहा कि एकदम से ऊपर जा रही है, बल्कि वो बोंस करती ऊपर जा रही है। अब ये बोंस करते हुए कहां से उसको पॉइंट मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची का टूल। वो फिबोनाची का टूल हम किस तरह से यूज करते हैं, उसकी एक रेंज होती है 0 से लेकर 100 तक। 0 का पॉइंट उसका वहां पे लगता है जहां से आप ट्रेंड को शुरू कर रहे हो। अगर नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा कर रहे हो, देखना चाहते हो जी कि मार्केट का ट्रेंड कब तक बरकरार रह सकता है, तो उसके लिए हम नीचे से पॉइंट को लेते हैं, नीचे वाला लो लेते हैं, और जहां पर उसका हाई लगा जाके उसको हम 100 पे छोड़ देते हैं कि यहाँ से एक ऑस्किलेटर चल पा रहा है, एक मीटर चल पा रहा है, 0 से मार्केट स्टार्ट होगी, थोड़ा सा बोंस बोंस करती हुई एक जोन बनाएगी, वहां से फिर उसको सपोर्ट मिलेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और इस तरह करते करते वो 100 तक जाएगी, और फिर उससे ये मजीद ऊपर जा सकती है। सिमिलरली अगर ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा है, तो जहां से हम पॉइंट को स्टार्ट करेंगे वहां पे 0 लगा देंगे, और नीचे हमारा 100 आ जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अब पॉइंट एग्जैक्टली हम लगाते कहाँ पे हैं, उसके लिए क्या जरूरी होता है, 0 पॉइंट से लेकर उसके हाई तक जहां से हमने उसको शुरू करना है, एक इंपल्सिव वेव होना जरूरी होती है। इंपल्सिव वेव जिसके अंदर आपके पास अप ट्रेंड के लिए जो दोनों पॉइंट हो गए, नीचे वाला और ऊपर वाला, उन दोनों के दरमियान में कोई कम से कम कोई 8-10 कैंडल होनी चाहिए। सिमिलरली जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो इंपल्सिव वेव आपको किधर से मिलेगी कि जब आपके पास कोई 8-10 कैंडल्स मिनिमम होंगी, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज इतनी आपके पास होनी चाहिए कि आप वहां पे ड्राइंग कर सको उस चीज को। फिबोनाची का टूल हम कहां से निकालते हैं जी, ये आप प्लस के नीचे आप ट्रेंड वाला ऑप्शन देखोगे, उसके नीचे आपको ये थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर आपके पास फिब की रिट्रेसमेंट आ रही है, फिबोनाची की। ये सारा फिबोनाची के हवाले से ही है, तो ये तरह तरह से हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, जो पहले वाला है। हम सिंपली वहां पे क्लिक करेंगे और अपने पॉइंट को वहां से पिक कर लेंगे, ये 0 वाले को, इसको मैंने यहाँ से पिक किया और यहाँ पे जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये 0 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया। अब इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि मैं तो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा हूँ। मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे, इसका सेटिंग में जाके नंबर वगैरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अपने हिसाब से ड्राइंग किया हुआ, आप इसको कर सकते हैं। जैसे ड्रा करेंगे डबल क्लिक करके उसकी सेटिंग में आप जाकर उसको कर लेंगे। ये आ रहा है जी यहाँ पे रिवर्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो 0 से मार्केट मेरी ये स्टार्ट हुई है और 100 यहाँ पे गई है। ओके हो गया जी, ये चीज आपको नजर आ गई। अब यहाँ पे मेरे पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं, मार्केट कहाँ से ये रिवर्स कर सकती है। फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट होती है ना, ये एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम देती है। आप देखो कि ये 61 की जो रेशो है, व्हाइट कलर की लाइन देखो, तो इसको सपोर्ट करते हुए काफी सारी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है ना, जो इसको सपोर्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रही है। इस जगह पे ये जोन देखो आप, ये वाला, और अगर नीचे की तरफ है और ये वाली लाइन उसको सपोर्ट कर रही है और ऊपर वाली लाइन उसको रेजिस्टेंस का काम दे रही है, यानी कि ये जो लाइंस निकली है ना, ये एक तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम दे रही है, डिमांड और सप्लाई का भी काम दे रही है। जो आप मैनुअल लाइंस लगाते हो ना, वो आप इससे भी लगा सकते हो। बाकी फर्दन इसकी प्रॉपर तौर पे डिटेल है कि फिबोनाची का टूल के साथ हम जो इंडिकेटर को लगाते हैं ट्रेडिंग के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए, कहाँ से मार्केट ये किस टाइम फ्रेम के अंदर मूवमेंट करती है, अगर 61 की रेशियो पे आई है तो यहाँ पे कितने चांस होते हैं नीचे आने के या ऊपर जाने के, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा सकती है। 50 वाली इसकी जो रेशियो है, 50% वाली है, 0.5 वाली वो इसकी गोल्डन रेशियो होती है। यहाँ तो यहाँ पे बायर बैठे होते हैं या सेलर बैठे होते हैं, तो हमें यहाँ से किस तरह से मालूम होगा कि फिबोनाची की जो 50 की रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ से जो इसकी रेशियो है, गोल्डन रेशियो, गोल्डन पॉकेट भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ से मार्केट जो है मूवमेंट ऊपर देखेंगे नीचे, उसके साथ हम इंडिकेटर वगैरह को लगा के देखते हैं, तो इसकी एक तरह से आगे सेटिंग होती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ये है कि अपने पॉइंट चेक करेंगे, मार्केट कहाँ पे मूवमेंट दे सकती है, ट्रेंड कहाँ पे हमारे साथ फॉलो हो सकता है। तो ये एक हमें जोन मिला
कि मार्केट $100 का, मैंने एल्गो का सिग्नल दिया था आप लोगों को, शायद आपने देखा हो ये वाला, ये एल्गो का सिग्नल आया था आपके पास कल, अगर किसी ने इसको फॉलो किया है। मैंने क्या कहा था जी कि 85 से 96 के दरमियान में आप एंट्री ले सकते हैं, और ये टाइम था जी कल 8:38 पे, यानी कि कल ये वाला टाइम था जब मैंने कल सिग्नल दिया था। 24 घंटे आप लगा लें, जबकि 24 घंटे से पहले ही मूवमेंट अपना टारगेट हिट कर चुका था। TP1 आपके सामने है लाइव, मैंने $1 का दिया था। आप देखो चार्ट में जाके, अगर मैं चार्ट में जाऊं और आपको मैं चेक करवाऊं, तो यहाँ पे आप देखो क्या सेम $100 के ऊपर मार्केट नहीं गई, टारगेट TP1 हिट हुआ है ना। इंशाल्लाह आप ये एक टाइम ऐसा आएगा, आप भी इस काबिल हो जाओगे कि आपके TP भी हिट होंगे, सिग्नल की एक्यूरेसी आपकी भी बनेगी। जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, आप रूल्स को फॉलो करोगे, तो आपका भी मजा आएगा आपको भी। तो यहां से TP1 तो हमारा हिट हो गया, अब जी फिर नीचे आ गया। अब देखे सेम उसी जोन में आ गया है 96 वाले पे, जहां पे मैंने आपको एंट्री दी हुई थी कि आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एंट्री कर लूंगा, मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। ये मूवमेंट फिर ऊपर की तरफ देगी। अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ मजीद इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ और नीचे मैं अपने इंडिकेटर वगैरह चेक करता हूँ कि मेरे इंडिकेटर मुझे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 इंडिकेटर हैं, एक KDJ है, एक MACD है और एक RSI है। मेरा RSI मुझे बता रहा है, मैंने RSI की आपको सेटिंग भी बताई थी कि ये जब 30 बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग होती है ना, वो 37 की होती है। जब 30 के करीब जाता है तो ये ओवरसोल्ड माना जाता है, और जब ये 70 के करीब जाता है तब ये ओवरबाउट माना जाता है, कि इसके दरमियान में आप रह कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से एक KDJ जो है, ये भी आपके लिए काम करता है RSI का, लेकिन ये क्विक मूवमेंट बताता है कि मार्केट में क्विकली मूवमेंट जो है वो क्या हो रही है। और MACD जो है वो जरा थोड़ा सा स्लो चलता है। तो अब यहाँ पे आप ये चीज देखो कि अगर MACD की लाइन को मैं लेता हूँ, तो MACD की लाइन तो ओवरसोल्ड की तरफ है। ये चीज अगर आपको नजर आए, अभी थोड़ा सा इसको मैं चार्ट को करता हूँ जूम, यहाँ पे हम इसके कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। MACD की लाइन क्या कह रही है जी, RSI की लाइन क्या कह रही है, और हमें KDJ क्या कह रहा है। ये असल में मैंने ना एक ही जगह पे सारे रखे हुए हैं, ताकि मुझे आसानी रहती है इनको समझने के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक करें कि जब भी MACD की लाइन, ये सिग्नल लाइन है ऑरेंज वाली, इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे सेलिंग शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ये जोन जो बना हुआ है ये वाला। और उसके बाद ये जो रेड वाली दूसरी आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये प्लॉट 4 वाला, ये ओवरसोल्ड है, बिल्कुल ही ओवरसोल्ड है। जब हम इसकी तरफ देखेंगे और MACD की तरफ देखेंगे तो हमें एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि MACD ने अभी इशारा नहीं दिया कि यहाँ से मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है, लेकिन हमें KDJ ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि भाई यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, अगर बाइंग ऑर्डर आपने लगाना है। होगा क्या, RSI जब चेक करो तो आपको 37 के करीब दे रहा है। होगा क्या, यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई 3-4 कैंडल्स चलेंगी, 3-4 के करीब कैंडल, यानी कि घंटा 2 घंटे के करीब कैंडल चलेंगी, कि जब आपको ये MACD की लाइन क्रॉस दे देगी, उसमें क्या होगा जी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगी। वहां से अब क्या होगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 3-4 कैंडल के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर मार्केट घूमी है, वो MACD की लाइन को देखते हुए घूमी है, जो स्लो स्लो चल रही है, कि यहाँ पे बायर भी है, यहाँ पे सेलर भी है, नए बायर भी आ रहे हैं और नए सेलर भी आ रहे हैं। कोई बंदा बाइंग कर रहा है, कोई बंदा सेलिंग कर रहा है, अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो यहाँ से आप देखो मूवमेंट अपनी के 96 के करीब से अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये 97 पे जाएगा। अब अगर किसी बंदे के पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, उसामा भाई आप कोशिश ये करना कि मैं कहता हूँ आप $500 लगा देना इस पे। हाँ तैयब भाई, मैं $200 की ट्रेड ले रहा हूँ साथ में 200 ठीक आपके है, कोई बात नहीं, आप एल्गो के अंदर $200 की ट्रेड लेना। अब यहाँ पे आप ठीक। देखें जी, ये उसामा भाई $200 के साथ ट्रेड लेंगे, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.97 पे मैं कर देता हूँ। हम इसको थोड़ा सा ओपन ही लेके चलते हैं, ये 0.97, ठीक है जी। इसके इनके पास टोटल एल्गो की जो क्वांटिटी आएगी वो ये आएगी,
ठीक है जी, 206 के करीब आएगी। अब इनका जी पहला टारगेट है 3 सेंट का, बस $1 का पहला टारगेट। अब ये लेके चलते हैं नॉर्मल सा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं $1 के साथ, तो इनका प्रॉफिट जो आएगा $200 की ट्रेड के साथ वो $6 का आएगा। ऐसे ही है जी, 3 सेंट की मैंने बात की, 3 सेंट सिर्फ। मार्जिन देखें कितनी अहमियत रखता है आपके लिए कि सिर्फ 3 सेंट ये ऊपर जाएगा तो आपके लिए $6 का प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन $200 के साथ। यही अगर आप $500 की ट्रेड लोगे, 6 और 6 12 और $3 ऊपर वाले, 3 सेंट ऊपर जाने की वजह से $500 की आपने ट्रेड ली और उसके साथ आपको आएंगे $15। कितने टाइम में? मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो मूवमेंट आपको दे देगा ना दोबारा से $1 की, ये कोई 3-4 घंटे में, या हो सकता है अभी ये जो 9 बजे 4 घंटे की कैंडल स्टार्ट हुई है ना, जहां से ये ओवरसोल्ड है 30 मिनट के पहले टाइम फ्रेम में, ये 1 बजे के करीब हो सकता है इन 4 घंटों के अंदर $1 पे चला जाए। 4 घंटे के अंदर अगर कोई बंदा $500 लगाकर ट्रेड लेके $15 ले लेता है, ठीक है जी, $15 की उसकी कितनी समय लेके लगती है एक दिन की दिहाड़ी? 15 USD। अगर आप PKR में देखते हैं, उस बंदे ने तकरीबन 4 घंटे में समथिंग 2600 रुपया कमा लिया। 2700 भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 10-12 रुपए 15 रुपए महंगा ही होता है ना USDT। अगर हम इसको रफली भी लेके चलें, तकरीबन 3000 के करीब 4 घंटे में अर्निंग कर लिया। ये मार्जिन पे डिपेंड हुआ, मार्जिन ये डिपेंड करता है। इसको आप छोटे मार्जिन पे लेकर आ जाओ। $30 की जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, जैसे जाहिद भाई के पास है, जाहिद भाई ने $30 की इन्वेस्टमेंट की है और इसको लिया है 0.97 पे, 0.97 पे। इनके पास कितने आई हैं जी? 92 के करीब ज्यादा, यानी कि ये इनके पास क्वांटिटी आई है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी $1 के साथ, तो ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ $1 का समथिंग प्रॉफिट होगा 3 सेंट ऊपर जाने की वजह से, सिर्फ $1 का। तो अब ये देख लें कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं कि $50 अगर आपके पास हो, 5 सेंट का फर्क आए अगर, तो $2.5 बनते हैं। अगर 10 सेंट का फर्क आए तो $5 बनते हैं। अगर $20 का फर्क आए $50 के साथ तो आपके $10 बनते हैं। ये होती है एक कैलकुलेशन ट्रेड लेने की। सबसे पहले हम उधर जाके ट्रेडिंग व्यू पे चेक करते हैं, हमें वहां से मूवमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, हमारा बाइंग पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा। मुझे क्या मिला जी? बाइंग पॉइंट मुझे मिल गया है, तो अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। इन केस अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नीचे वाले पॉइंट से भी उसको आप बाय करो, आपका DCA हो जाएगा, क्वांटिटी आपके पास ज्यादा आ जाएगी ऊपर नीचे बाइंग करने की वजह से, और फिर इस तरह से अगर आप $1 पे जाते हो तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मेरा टारगेट है इसके लिए, जो फर्स्ट मेरा TP है वो $2 का है, जैसे मैंने रात को सेशन में आपको बताया था। सिमिलरली अगर ये चला जाता है $4 पे, वो मेरा सेकंड हो जाएगा, और $5 पे मेरा थर्ड हो जाएगा, इसका TP थर्ड टारगेट हो जाएगा। अब ये कब तक जाता है, ये BTC की मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है, ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह से इसकी मूवमेंट जाती है, कितना सरमाया आता है, तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। अब देखिए प्लॉट थोड़ा सा ऊपर हुआ था, यानी कि देखिए 97 से ऊपर गया था थोड़ा सा, लेकिन ये नीचे की तरफ आ गया। क्यों आया? ये जो चीज मैंने आपको बताई थी कि मैकडी की जो लाइन है ना वो अभी तक क्रॉस नहीं दे रही। RSI भी ओवरसोल्ड इतना ज्यादा नहीं हुआ, बोला था ना अगर 32 के ऊपर है तो ये नीचे भी जा सकता है। मैंने 10 और 90 की सेटिंग रखी हुई है, ये नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन जब KDJ 100 के करीब चला जाएगा ना तो ये कंपलसरी सी बात है वो नीचे मूवमेंट करेगा। आप चेक कर लें, ये नजर आ जाएगा आपको। अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें यहाँ पे KDJ की लाइन जो है वो 100 को क्रॉस किया है, उसको नीचे आ गई है, फिर थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर दिया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हुआ, यानी कि 38 के करीब गया, फिर ये ऊपर चला गया, और यहाँ से फिर उसने जो है ना 100 का क्रॉस किया, फिर नीचे आया। तो KDJ की जो लाइन होती है ना, ये क्विकली आपको मूवमेंट देती है, जो J वाला लाइन होती है, J लाइन। KDJ ये टूल है, ये इंडिकेटर है, और इसकी कोई सेटिंग नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही है।
इसके अंदर आपने जे लाइन को फॉलो करना होता है, जो जे वाली आपकी लाइन चल रही होती है उसको देखना होता है। ये क्विक मूवमेंट आपको देता है, तो इसकी बुनियाद पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। कॉम्बिनेशन करके इंडिकेटर का तो आप ट्रेड करते हो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मजीद यहाँ पे कैसे हमने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, वो मैंने रात को आपको सेशन में बताया था कि ऐसे बाइंग करते हैं और ऐसे सेलिंग करते हैं। तो अभी आप अपने मार्जिन के हिसाब से जिस भी एक्सचेंज में आप हो, आप एल्गो को बाय कर सकते हो। और जिनके पास मार्जिन ज्यादा है तो उनके लिए हम कोई एक आधा और कॉइन देख लेते हैं और वो भी ट्रेड ले लेते हैं। और अच्छा अगर तो ये भाई मुझे ये बताइएगा कि हमने वो क्या कहते हैं बाय किधर से करना है इसको, मतलब कौन बाई, से पॉइंट से बाय करना है? ये देखे ना, यहाँ पे मैंने बोला तो है कि अभी जिस पॉइंट पे ये चल रहा है जी जी। वो इसका बाइंग जोन ही है, क्योंकि नीचे तो ओवरसोल्ड हो चुका है ना। ये अगर आपने नीचे इंडिकेटर को चेक किया हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि वहां से ओवरसोल्ड है ये कितना और नीचे जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भी जाएगा तो इस पॉइंट पर टच कर देगा 95 वाले पे, या 1 सेंट ये नीचे आ जाएगा कि इस जगह पे तो ये ओवरसोल्ड है। यहां से इसने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने ऊपर जाना ही जाना है। सही। मजीद भी ओवरसोल्डिंग हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तब होती है जब मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, जब मार्केट क्रैश होती है। ये जो होती है ना एक्सचेंजेस, वो लॉन्ग वाली जिन लोगों ने पोजीशंस ली होती हैं ना, वो इस हद तक चले जाती हैं कि उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, वॉश कर देते हैं अकाउंट लोगों के। उनके जो होते हैं ना स्टॉप लॉस, उनको हंट करती है, ऊपर नीचे की मूवमेंट मारती है और वो स्टॉप लॉस हंट करके उनके अकाउंट वॉश कर देती है, लिक्विडेट कर देती है। तो यहाँ पे आप देखें उसकी जो मूवमेंट है, ये कैंडल की नीचे ओवरसोल्ड आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे ओवरसोल्ड है। आरएसआई भी तकरीबन ओवरसोल्ड की तरफ है, केडीजी की लाइन भी ओवरसोल्ड की तरफ है। उसके बाद इस जगह पे आप देखो तो ये मूवमेंट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे दे रहा है। ये वाली जो कैंडल है नीचे देखें, ये विक इसकी यहाँ तक गई है, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या है, इसके दरमियान में यानी कि 96 और 97 के दरमियान में जो ऑर्डर वगैरह लगे हुए ना पॉइंट के हिसाब से, वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, इसलिए वो मूवमेंट दरमियान की दे रहा है। और जैसे ही यहाँ से लोग नए आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये मूवमेंट ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। और अभी कितना टाइम पड़ा हुआ जी, ये है जी 8 मिनट का टाइम। उसके बाद जो मुझे कैंडल नजर आ रही है, अगर कैंडल को मैं देखूं तो मेरे हिसाब से जो कैंडल ये बनेगी, ये तकरीबन वो होगी हैमर की सूरत में, ये कैंडल बनेगी हैमर। आप देख सकते हैं नीचे इसका हैंडल चेक करो आप, और ऊपर ये हथौड़े की शक्ल बना रहा है। तो जब तक इसकी क्लोजिंग होगी तो मे भी ये हैमर की सूरत में ही बने। तो हैमर का मतलब ये होता है कि जब भी ये आपको हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में मिलती है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ से तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इस जगह पे अगर आपको मिलती है नीचे वाले बॉटम में अगर मिलती है तो इसका मतलब होता है यहाँ से रिवर्सिंग होकर ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और या इधर नीचे वो ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट कर रही है, उसके बाद फिबोनाची की जो 61 पॉइंट की रेशो है उसको भी रिस्पेक्ट कर रही है। उसके बाद ये इसके लिए डिमांड सप्लाई का जोन भी है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो नजर आ रहे हैं मुझे। सबसे मेन चीज जो नीचे इंडिकेटर बता रहा है जी कि ये ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा तो ये भाई अगर आप ऐसे करें कि हमें यहाँ ही अभी एक बाय करके दिखा दें, मतलब आप बाय ना करें, सिर्फ बता दें कि यहाँ से जाएं और इस रेशो करें अपना मतलब इस अपना पॉइंट का। स्क्रीन शेयर करें अपना। जी आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी भला? शेयर थी। जी शेयर है आपके इसका। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई भी बंदा स्क्रीन शेयर करे और मुझे बताए जिसने भी ट्रेड लेनी है। समा भाई अगर आपने लेनी है, खुरम भाई जिसने भी लेनी है मुझे बताएं, जिसको भी मसला आ रहा है उसको लाइव ट्रेड। तैयब भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ आपके अच्छा साथ ही, ठीक है। एल्गो की $200 है मेरे पास बाइनेंस पे, ठीक और जो है $1000 था ना वो क्यू कॉइन पे था। ठीक है अच्छा मेरे पास पूरे $200 होंगे अभी, मैंने हैदराबाद से अभी लिए ट्रांसफर लिए ठीक फाइनेंस है पे, ठीक है। तो वो आ जाएंगे अभी मेरे पास, तो मैं उसी से लूंगा। अच्छा ये बताएं, मैंने आपसे दोपहर में पूछा था मार्जिन ऐड करने का, मैं पहले आइसोलेटेड पे लूंगा, और लेवरेज कितनी लेनी है, 5x की या 10x? लेवरेज लेवरेज आप
फिर आप एंट्री इस तरह से करना है, पहले आप $100 को एंटर करना, ओके। ठीक है, और 5x का आप एवरेज ले लेना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर ना जाना। ठीक हो और गया। टाइम फ्रेम आपका यही होना चाहिए 30 मिनट वाला, और आपने 1 बजे से पहले सोना नहीं है। ठीक हो गया। आपकी नजर होनी चाहिए मार्केट के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको जागना पड़ता है, आपको सही है। देखना पड़ता है कि जब आपकी ट्रेड आ जाए प्रॉफिट में, फिर चाहे आप स्टॉप लॉस लगा लो कोई अच्छा सा पॉइंट देख के कि जो आपके लिए सपोर्ट का काम करे, और उससे नीचे वाली कैंडल पे आपका सपोर्ट लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा। कि अगर हंट होता भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट के अंदर ट्रेड क्लोज हुई है, और अगर वहां ओके। पे नहीं भी जाता तो मजीद आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर आपने सोना है। और अगर आपने जाकर ट्रेड देखनी है तो आप फिर मजीद भी देख सकते हो उसको, लेकिन ये मेरी नजर के अंदर एक ज्यादा तक ये चला जाएगा, ये 3-4 सेंट का आपको ये प्रॉफिट दे जाएगा, तो उस हिसाब से आप ऐड कर लेना। अच्छा तैयब भाई, मैं अपनी मेरा ये स्क्रीन था कि शेयर अगर कर मैं रहा हूँ। $100 की हम लोग अभी ट्रेड लेंगे, $100 से लेता हूँ ट्रेड, और DCA करता रहूँ। डीसीए तब होता है अगर ये इन केस यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है, जैसे आप 97 पे इसकी बाइंग करते हो पहली, और ये घूम के नीचे आ जाता है 87 पे, 80 पे, 85 पे चला जाता है, कोई अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, कोई 10-12 सेंट का, कोई 15 सेंट का, यानी कि 5-10% का या 20% तक आपको फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है बीच में, तो उस टाइम पर आप डीसीए करो, ये रूल होता है डीसीए करने का। ठीक हो गया। ये डीसीए नहीं होता, पहली एंट्री 97 पे मारी, दूसरी आपने जो है ना वो 94 पे लगा दी, तीसरी अपनी एंट्री जी 91 पे लगा दी और बोल दिया जी मैंने डीसीए किया, इसको हम डीसीए नहीं बोलते। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आप मार्जिन ऐड कर सकते हो, कि ये इसलिए कि अगर उसके करीब करीब आपका स्टॉप लॉस है और लिक्विडेशन पॉइंट है। अच्छा अच्छा, चलिए अभी मैं 100 लगा के देखते हैं कि हमारा लिक्विडेशन पॉइंट कितना आता है। अच्छा तैयब भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अभी मैंने देखी है, मैं चेक करता हूँ, हाँ जी हो गई है। अच्छा जी, ये मैंने एल्गो का खोल लिया है ऊपर। ठीक है, आप स्पोर्ट में लोगे या फ्यूचर में लोगे? स्पॉट में। स्पोर्ट में लोगे, आपके पास 86 है, आप ऐसा करो कि आप तकरीबन ठीक है आप 86 की ले लो, इसको मार्केट प्राइस पर रख के बाइंग कर लो। जहां पे बाय लिखा आ रहा है उसके नीचे एक लिमिट भी आ रहा है, जी उसको क्लिक करो, मार्केट को चूज कर लो। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नीचे 100% कर दो, वो जो नीचे आपको आ रहा है 25। हाँ जी, अब देखे जितनी आपकी नीचे अमाउंट अवेलेबल थी वो ऊपर आ गई है, और जो प्राइस है वो आपकी मार्केट वाली चूज कर लेगा, फौरन ही आपका जो ये है ना वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर, इसको आप बाय कर दो। ओके। ये ले जी आपके अब एल्गो आ गया, अब आप जाओगे सेलिंग वाली साइड पे, नहीं नहीं ऊपर जाओ जरा, सेल पे जाओ, जो बाय है ना उसके साथ सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एल्गो नजर आ गया आपको 88 के करीब। जी जी 88 की। ठीक है, अब जाओ अपने वैलेट में, नीचे देखें ये बॉटम पे राइट साइड पे, जी यहाँ पे जीरो पे हाइड जीरो बैलेंस पे क्लिक कर दो आप। अब इसका अब यहाँ पे आप देखो कि जितने भी आपके पास बाकी वाले छोटे छोटे कोइंस पड़े हुए हैं, वो उनको कह रहा है जी कि इसको आप ना कन्वर्ट, मैं इसका भी आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, जो आपके छोटे छोटी चीजें बच जाती है ना, छोटी छोटी अमाउंट बच जाती है यूएसडीटी के अलावा, आप उसको बीएनबी में कन्वर्ट करते रहा करो। अब जैसे कन्वर्ट स्मार्ट एसेट लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करो, कौन सा वाला? कन्वर्ट कन्वर्ट स्मार्ट। ठीक है। हाँ स्मार्ट उस एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा करो कि यूएसडीटी को आप छोड़ दो, ठीक है। एल्गो देखो आपके पास नहीं आ रहा क्योंकि उसकी अच्छी खासी अमाउंट है, $100 के करीब भी बनती है, उसने शो ही नहीं किया। अब आल पे क्लिक करो जो नीचे है, जी और यूएसडी को आप अनचेक कर दो, यूएसडीटी को, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ती रहती है ना हमें, जी जी तो कन्वर्ट कर दो इसको, नीचे आ रहा है आपके पास कन्वर्ट। जी कन्वर्ट। वो कह रहा है जी आपकी टोटल इतनी अमाउंट बनती है बीएनबी की 0.5 के करीब, 5-6 के करीब, और उसमें से आपकी इतनी डिडक्शन हो जाएगी, आप उसको कन्वर्ट कर दो और आपके पास इतनी बच जाएगी, यानी कि 0.56 के करीब आपके पास अमाउंट आ जाएगी। टोटल आपकी भी बनती है कितनी है जी, वो 57 के करीब बनती है। अब इसको कन्वर्ट कर दो। अब आप जाओ उधर अपने वैलेट में, जी वैलेट में अब यहाँ पे आप देखो
बीएनबी के अंदर आपको 21 के करीब डॉलर नजर आ रहे हैं। जी जैसे बीएनबी की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी, आप यूं समझो कि अभी के जिसको प्राइस चल रही है उसके हिसाब से अगर ये 1% भी आपको देता है, यानी कि 25 जो चौथा उसका हिस्सा है, ठीक है। वो चौथा हिस्सा आपका 21 पे वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर बढ़ जाएगा ना, बैठे बैठे ही अब आपके पैसे बनते रहेंगे। और अगर छोटे वाले क्वींस आपके पास होते उसका कोई बेनिफिट नहीं था होना, ना उसको सेल कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे। तो इस तरह से जो आपके पास छोटी छोटी अमाउंट आए ना, उसका कन्वर्ट करते रहा करो बीएनबी के अंदर। कभी 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 कभार 10 भी तो हो ही जाएंगे ना, जो सेल वाले लिमिट पे चले जाएंगे, वो आपको जरूरत पड़ सकती है। या आप बीएनबी से अगर आपने कोई चीज बाय करनी है पैनकेक स्वैप से, तो बीएनबी से आप वहां पे सेंड करके बिना स्मार्ट चेन में वैलेट के थ्रू आप किसी कोइन को स्वैप भी कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। के अंदर ही क्या या उसमें दूसरे ओकेस में भी है ये फ्यूचर? बीएनबी ये वाला ऑप्शन जी जी नहीं, ये बिनांस के अंदर है। बिनांस का ये नेटिव टोकन है ना, ये बिनांस के अंदर है बस, ओकेक्स में नहीं है। ओकेक्स में तकरीबन इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है, वहां पे इस तरह का फड्डा नहीं होता। तो छोटी छोटी क्वांटिटी आपके पास रह जाए, ये हो जाए, वहां जरूरत पड़ती नहीं। अच्छा तो ये भाई आप सेल का बताइएगा कि कब हमने सेल करना है। और अब आपके पास टारगेट है ना, कि जी। जैसे मैंने आपको पहला टारगेट दिया कि आप ये ले लो $1 का, तो 3 सेंट का फर्क आएगा। 86 के ये 86 की आपने किया ना इन्वेस्टमेंट, और 97 के हिसाब से आपने खरीदा है। जी जी तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 86 को मैं डिवाइड करता हूँ पहले 97 पे, और अब उस क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ $1 पे, तो ये तकरीबन 89 के करीब डॉलर बनेंगे। 86 की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि $3 का आपके पास फर्क आएगा। $3 की आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ कुछ टाइम के अंदर। कुछ ये जो 4-5 घंटे का मिलेगा टाइम, 3 सेंट इसके लिए ऊपर जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यही अगर 5 सेंट पे चला जाएगा तो आप 5 सेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो अपनी क्वांटिटी को। यही अगर 10 सेंट ऊपर जाएगा तो अपनी क्वांटिटी को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको सेल आउट कर दो। मकसद ये है कि आपने डेली बेस के ऊपर कोई कम से कम ज्यादा नहीं, कोई 5-7-10 डॉलर तो निकालने हैं ना। कि जो आपके पास क्वांटिटी है यूएसडीटी है, उसका आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। 50 है तो वो 49 ना हो यार, मतलब कि आप उसको 51 करो, वो ठीक है, ना कि आप उसको 49 पे लेकर जाओ। तो ये किस तरह से करना होता है, जब आपका एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से उठाने हैं, और इसकी वोलेटिलिटी किस हिसाब से है, मार्केट की मूवमेंट किस हिसाब से चलती है, तो आपके लिए डेली बेस पे 5-7-10 डॉलर निकालना कोई मुश्किल नहीं है। मंथली 50-60 हजार रुपया आपके लिए कमाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समझ लें कि बीवी तंग करती है शोहर को, बच्चे तंग करते हैं अब्बा जी को। सही। अच्छा तो ये भाई मतलब अब हमने मार्केट को 3-4 घंटे देखते रहना है। जैसे ही वो 3 सेंट कह लें, वो मतलब 3% कह लें ऊपर जाती है या 5% ऊपर जाती है, तो हम उसको बाय या वो सेल कर रहे हैं। नहीं, जो स्पॉट वाला बंदा है ना, वो इसका ऑर्डर भी लगा सकता है। लिमिट वाला ऑप्शन आया था ना, वो लिमिट लगा दे कि जैसे $1 पे जाए तो मेरे ये जितने भी मेरे पास क्वांटिटी है ना, ये सारी सेल हो जाए, या 50% मेरी सेल हो जाए, बाकी वहीं पे पड़ी रहे। तो वो अपने ऑर्डर लगा सकता है, पॉइंट बना सकता है कि 25% इस रेट पे निकल जाए, 25% इस रेट पे निकल जाए, बाकी वाले 50% इस रेट पे निकल जाए, वो लिमिट लगा सकता है। जो जागते रहने वाली बात है ना, वो फ्यूचर की जो ट्रेडिंग बंदा करता है ना, उसके लिए है। उसके पास तो लिक्विडेशन के चांस है ना, आपकी क्वांटिटी तो वहीं पे रहनी है। अगर ये 90 सेंट पे भी आ जाएगा, उसकी 86 की जो अमाउंट है ना, एग्जैक्ट जो आपने डिपॉजिट की है, जो ट्रेड ली है, वो नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, उसकी क्वांटिटी वहीं पे रहेगी, वो नहीं की जाएगी। जबकि फ्यूचर के अंदर ये चीज नहीं है, इसका ऑपोजिट है थोड़ा सा। सही, ठीक है। तो अब तो ये भाई जो है इसमें लिमिट लगा दूं या अभी रहने दूं? अगर आपने इसको सेल करना है डेली बेस के ऊपर ट्रेड लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, अब मेरे पास तो 105 तकरीबन पड़े हुए हैं। कल देखें कि वो तकरीबन के ये $1 के करीब जा रहा था, अभी ये 97 के करीब आ चुका है। मेरा भी तो $5-7 का ऊपर नीचे जा ही रहा ना। लेकिन मैंने अपना एक क्या आइडिया दिया हुआ कि मैंने इसका जो पहला टारगेट है वो रखा ही मैंने $2 पे हुआ है। $2 पे जाएगा तो तब मैं सोचूंगा कि मार्केट रिवर्स करिए या ऊपर की तरफ जा रही है। अगर तो मार्केट रिवर्स करेगी नीचे की तरफ, मैं उसको सेल, उसको मैं सोल्ड कर दूंगा।
और अगर वो मुझे ऐसा इंडिकेट करेगी मार्केट के अब स्टेबल हो रही है और ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, तो मैं उसको मजीद होल्ड कर लूंगा। वही वाली जो मेरे नीचे से मिले हुए मुझे पैसे हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते जाएंगे। जब मेरा टारगेट पॉइंट एग्जीक्यूट हो जाएगा मैं उसको सेल करके वहां से निकल आऊंगा। ये तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे। मेरे तो लिए मैंने तो लॉन्ग टाइम के लिए रखे हुए हैं, और अगर आप रखना चाहते हो जी कि मैंने डेली बेस पे ट्रेड करनी है और आप तब भी करते जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए ना तो ये भाई अभी हमें बिगिनर्स, ठीक है, अभी हमें आइडिया नहीं है उतना, तो इसलिए उस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी हमें जारी बात है, अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी हमारे लेक्चर जा रहे हैं, हम प्रॉपर उसको सीखेंगे फिर ही होगा। आज आपने ये ट्रेड बताइए कि इस तरीके से लेनी है तो हमने ले लिया, तो अब ये बताएं कि अब बिगिनर होने की सूरत में अब क्या करना चाहिए, कि उसको लिमिट पे लगा दूं या ना लगाऊं? मेरे क्योंकि अभी नजरिए के इसका मुझे मुताबिक नॉलेज नहीं है अपना। मेरे नजरिए के मुताबिक जितने भी बिगनर लोग हैं ना वो डेली बेस पर ट्रेड करें। डेली पे जैसे उनको प्रॉफिट ठीक है, मिले उसको सेल आउट कर दें, उसके पास डॉलर की मिकदार बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ठीक है। जब उसके पास कुछ 100 के करीब चले जाएं या 150 के करीब चले जाएं, जैसे अभी जाहिद भाई के पास $30 है, अगर इनके लिए स्ट्रेटेजी हो तो मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि ये ऐसे कोइंस को ढूंढें, जैसे इनको ये एल्गो मिल गया है, तो एल्गो के अलावा गाला भी होगा, ठीक है, जो मजीद इससे भी कम रेट पे है, 28 सेंट पे या समथिंग या इससे भी कम पे होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोइंस मिल जाएंगे जिनकी मार्केट प्राइस नीचे लो है, और वो डेली बेस के ऊपर जो है ना बस 20-20% ऊपर नीचे जाते हैं, कोई 10-10 सेंट का फर्क पड़ता है, 5-5 सेंट का फर्क पड़ता है। और जाहिर भाई अगर 4-5 दिन या एक हफ्ता इस तरह से ट्रेड करें $30 के साथ, कि रोजाना के अगर ये $2-2 भी साथ जोड़ते जाएं तो एक हफ्ते में $14 बन जाएगा इनके, दो दो के हिसाब से भी 7 दिन का अगर हम लगाएं तो 30 और 14 44 बन जाएंगे, यानी कि समथिंग कोई $50 के करीब आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक में फिर ये इसी स्ट्रेटजी को यूज करें, $2-2 लेकर आए, 14 वो भी जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे उसके साथ, 44 के साथ फिर 14 आ गए तो ये 58 के करीब चले जाएंगे। तो ये इनकी एक मतलब कि इनका एक ना वो बनता जाएगा, चार्ट बनता जाएगा, इनका एक प्लान बनता जाएगा। सिमिलरली जिन बंदों के पास ज्यादा मार्जिन है वो भी इस स्ट्रेटजी को यूज करें, वो अपने हिसाब से मार्जिन को ऐड करते जाएं, और महीने बाद जाके ये अपना प्लान करें कि मेरे पास जो है एक महीने में इस स्ट्रेटजी के साथ जितनी मेरे पास अमाउंट है अगर इसको मैं फॉलो करूं तो क्या मेरे पास एक महीने में कम से कम $100 जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है साथ, या 200 हो सकता है। जैसे ये उसामा भाई ने $200 की ट्रेड लेनी है, ये कह रहे मैंने फ्यूचर में लेनी है, तो फ्यूचर के अंदर तो इजीली इनका हो जाएगा, $300-400 बन जाएगा इजीली। अगर ये फोकस रहते हैं, चुकन्ना रहते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं। जबकि स्पोर्ट में होगा तो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट, लेकिन रिस्क फ्री जरूर होगा जिन बंदों के पास थोड़ा सा मार्जिन है, $30 का, $50 का, $100 का। इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग फ्यूचर में जाओ। अगर जाना है तो सामने बैठ के ट्रेड करनी है, और इस तरह से करनी है कि सारा मार्जिन नहीं लगाना है। ये मैंने सारी स्ट्रैटेजी सुबह सामा भाई को वॉइस मैसेज भी सेंड की थी, तो ये आप लेके चलो। तो मेरा मानना यह है इन शॉर्ट, जो अगर मैं बात करूं कि आप लोग डेली बेस पर ट्रेड करो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा कैसे हमने क्वींस को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने ट्रेंड के साथ चलना है, कैसे हमने डेली बेस का प्रॉफिट बुक करना है, कैसे हमने बाइंग करनी है, कैसे लिमिट लगानी है, मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करना है, सेलिंग कैसे करनी है। तो ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आप एक महीना इस तरह से कर लोगे ना, नेक्स्ट मंथ में आपकी खुद ब खुद ही स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी। आप अपने माइंड से एक प्लान तैयार करोगे, चार्ट पे आप दिखोगे इतनी अमाउंट मेरे पास टोटल बन गई है, एक हफ्ते के लिए मैं अपना टारगेट रखता हूँ 7 दिन के लिए, और ये इस पैसे को मैंने कन्वर्ट करना है डेली बेस पे, $100 हो गया, $100 को मैंने एक एक ट्रेड लेनी है। ये ज़हन में रखिएगा, जब तक आपका मार्जिन की $500-1000 तक ना हो जाए, आपने कोशिश यही करनी है कि आप एक एक दो दो ट्रेड लो, इससे ज्यादा आप ना लो, और ऐसे कोइंस को उठाओ जिसकी वोलेटिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाए। अब वो जो $100 आपके पास आया है, 100 को आपने एक हफ्ते में अगर आप लेके चलते हो $5-5 डेली पे, तो 7 दिन के हिसाब से वो बन जाएंगे आपके $35 एक हफ्ते के, $100 के मार्जिन के साथ। और 2 हफ्ते में आपके बन जाएंगे $70, और एक महीने में आपके बन जाएंगे $140। हमने 140 को भी सेट पे कर देते हैं। हम यूं समझते हैं कि रोजाना हमें ट्रेड नहीं मिलती, ऊपर वाले 40 आप छोड़ दो, यानी कि आप
30 दिन में से आप 20 दिन लगा लो ट्रेड वाले। 20 दिन अगर आपकी ट्रेड लगती है, 10 दिन नहीं लगती, तो कम से कम $100 के साथ आपकी एवरेज 2x की तो निकल आई है ना स्पोर्ट में रहते हुए $200 की। उसी 200 को आप नेक्स्ट मंथ में भी मल्टीप्लाई कर दो 2x के साथ, $400 हो गया। $400 का मल्टीप्लाई कर दो थर्ड मंथ में 2x के साथ, $800 हो गया। चौथे महीने में वही आपका $1600 और पांचवें महीने में $3200। छठे महीने में वो 3200 के साथ आपका बन जाएगा तकरीबन $6000। तो जब ये $6000 आपका 6 महीने में बन जाएगा, तो भाई 6 महीने में आप $100 के साथ मिलियनर बन चुके हो। $6000 का मतलब ये है कि आपकी जो अर्निंग होगी टोटल मौजूदा जो अभी यूएसडी का रेट चल रहा है, 6000 आपके पास अगर डॉलर है तो समथिंग 10,61,700 रुपया बनता है, यानी कि 11 लाख के करीब आपके पास अमाउंट बनती है $6000। अच्छा भाई, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो भाई जरा ग्रुप चेक कर ले। माशाल्लाह से मैंने इतना प्रॉफिट ले भी लिया आपकी बातें करते करते, पता नहीं किसी ने लिया या नहीं लिया, लेकिन मैंने ले लिया। चेक कर ले भाई आप जाके। अच्छा, इस पॉइंट पॉइंट हुए हैं क्लियर आपके? कोई डाउट तो नहीं अब रह जी गया? जी ट्रेड कैसे लेनी है वो तो आपको पता चल जाएगा ना, मैंने कल भी समझा दिया था, सैयद सारा भाई सेशन ये उसमें किया था। ये क्विज करना लाजमी है? जी ये जो इसका क्विज आता है एक एक लाजमी है? हाँ जी, ये लाजमी करना पड़ेगा, ये लाजमी करना पड़ेगा अरे आपको। यार, और ये ना पहले भी किया था, यूट्यूब से देख के किया था पीसी पे, मोबाइल पे शायद दोबारा करना पड़ेगा। हैदर भाई आपके पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं भला? कौन से वाले? ये फ्यूचर ट्रेड के जो क्विज आते हैं ना, सवाल जवाब जो फिल करते हैं, जो हमजा को करवाए थे फिल। यार नहीं, वो मेरे पास अभी पड़े नहीं होंगे, लेकिन वो मैं ना इसको भाई को करवा दूंगा। मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं कर देता हूँ आपको। हाँ चले, आप इनको करवा दीजिएगा। इन्होंने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो क्विज इनको लाजमी फिल करने पड़ेंगे, इनको करवा दीजिएगा। वो हाँ, 12 मैं करवा क्वेश्चन दूंगा। होंगे, वो 12 क्वेश्चन, वो इजी है उसामा भाई, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। हाँ, ठीक है, मैंने हैदर भाई को मैसेज कर दिया प्राइवेटली। आप उनसे लेकर चलो कर लेना ठीक, इनको। मैं और करवा देता हूँ, करवा देता। ठीक है। और देखो सर यार, ये जी वास भाई। ये खुरम भाई पूछे थे ना कि कैसे बाय करना है कैसे करना है, तो मेरी तरफ फर्स्ट बात की तो मैंने कहा था कि डीमो ट्रेडिंग जो होती है वो ले लें। मैंने उसमें ओकेक्स पे ली हुई है, उन्हें 3 BTC दी हुई है, तो वो 1000 लाखों में बनते USDT। मगर उसमें ये हो भाई रहा है कि टाइम अभी से पता विड्रॉ चल करा रहा लो। उससे ये पता चल रहा है कि अब ऑर्डर कैसे लगाना है, कहाँ से पकड़ना है। एक दो बार तो वो मुश्किल भाई हुई दिया होना, ही इसलिए उन लोगों आता ने है कि आप नहीं। सीख ले। बिल्कुल ऐसे ही है यार अभी तो ये अच्छा, ये वाले जो बंदे हैं ना बैच 2 के, मतलब अब 4 बंदे हो, ये जाहद माशाल्लाह बहुत पंक्चुअल है, ये ना एक्टिव रहता है। और ये बैच 1 का स्टूडेंट आई थिंक, जाहद आप बैच 1 का ही हो ना? ये बैच 1 का स्टूडेंट है और ये पंक्चुअल है। देखें, इसको लगन है सीखने की, ये बंदा आया हुआ है और सीख रहा है। सिमिलरली ये चीजें ना नीरज के अंदर थी। नीरज का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना, जो मुझे अच्छा लगा था और दिल को भाई थी, वो चीज है, वो सेशन लेता था। सेशन लेने के बाद ना वो प्रैक्टिस करता था उसी ओकेक्स के अंदर डेमो अकाउंट पे, स्ट्रेटेजीज को वो अप्लाई करता था जो उसको सिखाया जाता था, और अपने माइंड का भी वो यूज करता था। इसीलिए तो इंडियन लोग हमसे बहुत आगे हैं। वो लकीर के फकीर नहीं बनते, बल्कि वो सीखने के बाद स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को वो लेकर आते हैं। उस बंदे ने एक दिन मुझे मैसेज किया कि सर जी मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा हाँ जी पूछो, क्या पूछना है? कहता है जी वो कहता है कि सर जी क्या ये पॉसिबल है कि हम ना 1 साल के अंदर $500 के साथ मिलियनर बन सके? यानी कि मिलियनर कौन सा? डॉलर मिलियनर, पाकिस्तानी पैसों के या इंडियन करेंसी का नहीं, डॉलर मिलियनर। तो मैंने कहा हाँ पॉसिबल है, बन सकते हो। तो उसने ना पहले मुझसे चीजें पूछी हैं, मैंने थोड़ा सा उसको प्लान शेयर किया, और यकीन मानो मजे वाली बात ये हुई है बास भाई, उसने जो मुझे वो चार्ट शेयर किया ना, जो उसने हाथों ड्राइंग की हुई थी, हाथों से पेपर वर्क किया था, वो सेम टू सेम जो मेरे अल्फाज थे ना, उसने उसके मुताबिक उसको ड्राइंग किया हुआ था, ड्रा किया था उसने पूरा चार्ट बनाकर। आप उस बंदे की आप सेंस चेक कर लें। तो ये एक्शन लेने वाले बंदे हैं सॉरी। हालांकि मैंने उसको नहीं बताया, बिगनर लेवल का था यार, वो बिगनर ही उसने क्लासे ली हैं, बेसिक से है, वो गांव का रहने वाला, देहात का, इंडिया के अंदर है।
देहात का रहने वाला है, और उस बंदे की देखे कैसी सोच है। मुझसे पहले उसने सब कुछ पहले पूछा है, जैसे जैसे मैंने उसको बताया है ना, उसने फिर मुझे वो चार्ट सेंड कर दिया कि सर जी मैंने पेपर वर्क किया है, और मैंने भी सेम इसी तरह से हिसाब किया था, और ये देखे जैसे आपने मुझे बताया वैसे ही निकला काम सारा। और इस अब तो मुझे कन्फर्म हो गया जी, मैं क्रिप्टो के अंदर मिलियनर बनूंगा, डॉलर वाला बनूंगा। बस मैं 4-5 वेबसाइट्स के ऊपर एडसेंस के अकाउंट मैं अप्रूव करवाऊंगा, उनको मैं सेल करूंगा और डॉलर लेकर मैं ट्रेडिंग करूंगा। डेमो के ऊपर भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये देखें मेरी जो विनिंग रेशियो कैसी है। और वो बंदा रोजाना का $300-400 निकाले था डेमो ट्रेडिंग से। सही सही। तो उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब अगर वो जाएगा ना इसके ऊपर क्या इसको बोलते हैं, ये ट्रेड लेने के लिए क्या यार, रियल मनी की तरफ जब कन्वर्ट होगा तो यकीन मानो कि उसके लिए आसानी होगी, उसको डर खौफ नहीं होगा। हाथ बैठा हुआ हो ना, फिर पता चलता है क्या करने, फोरी फोरी करते हैं। ये पता नहीं, मेरे ख्याल जाहिर ने मैसेज किया है। जाहिर $3 का प्रॉफिट हुआ, $4 का। जाहिर ने स्क्रीनशॉट सेंड किया है, 24% का प्रॉफिट है, और जो तकरीबन के 2.61 सेंट बनता है, यानी कि समथिंग के $4 का प्रॉफिट बनता है। इस भाई के बनते नहीं है, क्योंकि इसने ना मुझे पर्सनल मैसेज किया था, जिसका लॉस बहुत हुआ है। मैंने कहा चलो आज पूरा हो जाएगा। नहीं यार, आप बेफिक्र हो, इंशाल्लाह जब तक आप बीटीएम के साथ रहोगे ना, ये तो कंपलसरी सी बात है, आपको लॉस नहीं होगा, बशर्ते कि आप हमारे साथ चलो। मेरा लॉस क्यों नहीं होता, हालांकि मैंने बहुत करवाए हुए हैं, स्टार्टिंग की बात है, मेरी आंखों के सामने मेरे कोड भी वाश हुए हैं, लेकिन हमने चीजों को बर्दाश्त किया है, सीखा है। अब इसलिए नहीं होता कि हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, हमारे प्लान परफेक्ट है, हमारे पास पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, हमने फ्यूचर प्लान किया होता है कि किस तरह से हमने अपनी मनी को कन्वर्ट करना है। तो अभी मेरे ख्याल वो एक और उसामा भाई हैं, वो आ रहे हैं मिलने के लिए, तो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। कोई कंफ्यूजिंग तो आपको नहीं ना रह गई? मजीद इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा इसी ग्रुप के अंदर ना, ये ग्रुप के अंदर नहीं बल्कि करूंगा मैं। आप 4 बंदों को आ जाएंगी, बास भाई आपको, जाहिद भाई, खुरम भाई और उसामा भाई, आप चारों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोबारा फिर एक दफा इसको देख लेना जहां पर आपको समझ नहीं लगी होगी। ठीक है, सही है भाई। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं फिर आप इसको। जी जी। ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात ओके होगी जी। आपसे।